ये हमारा पेपर है जून 2016 का। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड इज़ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या एक लाइबिलिटी है। तो ये बात हम सबको पता है कि जो भी हम कमीशन रिसीव करते हैं, जो भी इनकम होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे हमारे आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। यस, नॉमिनल अकाउंट का रूल भी आपको पता होगा। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये कमीशन रिसीव्ड ये नॉमिनल अकाउंट ही होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मास्टर बजट इज ए। जो मास्टर बजट होता है वो क्या है? ये एक समरी बजट होता है। यस, समरी बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कोई एक स्टेज नहीं है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मार्केट सेगमेंटेशन एंड डिक्लाइन। ये मार्केट सेगमेंटेशन करना, रियलिटी के अंदर, मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट को हम कुछ करते हैं, मार्केट को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स के बेसिस पर। कुछ ये तो उसका पार्ट है, बट ये ए, बी और डी, ये तीनों ऑप्शन ए, बी, डी, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पार्ट हैं। बट मार्केट सेगमेंटेशन करना ये हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which element of the product mix do wholesalers generally apply to obtain their promotional objective? तो इसमें हमारे पास है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ट्रेड प्रमोशन एंड द डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इसमें हमारा रहेगा ट्रेड प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। ऑन व्हाट डेट गेट GATT वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके अंदर हमको ट्रांसफॉर्म किया गया। किसको? गेट को। जो हमारा ये 95th क्वेश्चन है, आंसर आ रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशो 3:2 और जेड को हमने नया पार्टनर बनाया है 1/5 शेयर के लिए। जेड ने जो अपना रेशो, अपना जो हिस्सा एक्वायर किया है, वो एक्वायर किया है 320 फ्रॉम एक्स एंड 120 फ्रॉम द वाई। हमको बताना है कि जब हमने जेड को पार्टनर बना लिया, तो जेड को पार्टनर बनाने के बाद फर्म का नया रेशो क्या होने वाला है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। हमारे पास एक्स और वाई का ओल्ड रेशो गिवन है। जेड को हमने दिया है 1/5 और जेड ने 3/20 एक्स से एक्वायर किया है, 1/20 वाई से एक्वायर किया है। अब हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको सोल्व कैसे करना है। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई का 3:2 दिया हुआ था, जेड को हमने 1/5 दिया है। जेड 320 एक्स से रिक्वायर कर रहा है, 1/20 20 वाई से एक्वायर कर रहा है। तो एक्स का ओल्ड रेशो माइनस एक्स ने जो सेक्रीफाइस किया, एक्स का आ गया नया रेशो। वाई का रेशो, वाई का पुराना रेशो, वाई ने जो जेड को दे दिया, तो ये वाई का आ गया नया रेशो। जेड का ऑलरेडी कितना था? 1/5। 1/5 को हम 4/20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 ऊपर और 4 से मल्टीप्लाई अगर नीचे करते तो ऊपर क्या हो गया 4, नीचे क्या हो गया 20। तो एक्स वाई जेड का ये हो गया हमारा नया रेशो। तो एक्स का क्या है 920, वाई का क्या है 720, जेड का क्या है 420। तो ये इसको अगर हम सामने लिख दें सब, तो ये बन जाएगा 974। तो बस ध्यान रख लेना, हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, एक्स के ओल्ड रेशो में से जो उसने जेड को दे दिया वो माइनस कर दिया, वाई के ओल्ड रेशो में से जो उसने जेड को दे दिया वो हमने माइनस कर दिया। तो ये एक्स का नया, ये वाई का नया, ये जेड का नया। जेड का तो हमने दे दिया, तो स्टार्टिंग में आपको बता ही रहा था कि जेड को हमने 1/5 दिया है। तो अल्टीमेटली एक्स वाई जेड का जो नया रेशो है वो रहेगा 974। तो हमारा आंसर डेफिनेटली रहने वाला है ए ऑप्शन। यस, ए। देखते हैं अब हम 97th क्वेश्चन। ISI इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज्ड इन द केस ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फूड प्रोडक्ट्स या ऑटोमोबाइल्स। तो इसमें हमारा रहेगा ये हमारा बी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। इसमें से कुछ ऐसा है जो प्लानिंग की प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो हमारा ये आंसर जो रहने वाला है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स,
इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फॉलो अप। तो डेफिनेटली जो हमारा रहेगा ये हमारा रहेगा सी, क्योंकि ये वाला जो सी वाला जो पार्ट है ना, जो सी ऑप्शन है, ये एक्चुअली कंट्रोलिंग की प्रोसेस का हिस्सा होता है। यस, बाकी तीनों ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन हमारी प्लानिंग के हैं, बट ये हमारा जो सी ऑप्शन है हमारा प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 99। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, डिबेंचर्स, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट अकर्ड एंड द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कहते हैं कि इसमें से कौन कौन सी हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो इसमें से अगर हम करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ है ना, ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं। ये हो गई हमारी करंट एसेट्स, पहला सेकंड ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन ये होगी हमारी करंट एसेट्स, ये होगी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। और बट हमको सिर्फ क्या बताना था हमारी करंट लायबिलिटीज़ कौन सी है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन, मतलब हमारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये हमारा क्या है, करंट लायबिलिटीज़। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा बी बनेगा। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन ERG, ये एक थ्योरी थी ERG की। तो ERG की थ्योरी के अंदर क्या है, ये थ्योरी मोटिवेशन की है, ये किसने बताई है, किसने डेवलप की है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर रहेगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड विद इट्स फंक्शनिंग ऑन। रिजर्व बैंक ने अपना काम करना कब स्टार्ट किया, तो ये काम करना स्टार्ट किया 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935। एक्टिविटी रेशोज ऑल्सो टर्म्ड एज, एक्टिविटी रेशोज को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी रेशोज या टर्नओवर रेशोज भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर, कौन से ईयर के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है, तो अल्टीमेटली आंसर 1992। आगे देखिए, हायर डेट इक्विटी रेशो रिजल्ट इन, हायर डेट रेशो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लो फाइनेंशियल क्राइसिस। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 105, शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर्स को हम फॉरफिट कब कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फॉर फेलियर ऑफ अटेंड मीटिंग, मीटिंग अटेंड करने के चक्कर में तो नहीं करते हैं हम। फॉर फेलियर रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंक का लोन के चक्कर में भी नहीं होता है। फॉर विच शेयर्स आर प्लेज्ड टू सिक्योरिटी, इसमें भी नहीं होता है। हम क्यों शेयर्स को जब्त करते हैं, क्योंकि जब कॉल मनी का पैसा नहीं आता है, जब उनकी पेमेंट नहीं होती है, तो हम शेयर्स को क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 106। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग का अमाउंट गिवन है, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर कितनी इंट्रोड्यूस है ये हमको गिवन है, और हमको ये भी गिवन है कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 90,000 की। हमको ये बताना है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो ध्यान से देख लो, ओपनिंग कैपिटल है, ड्राइंग है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया है। इस क्वेश्चन को भी हम एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। आपको याद होगा जब हम 11th के अंदर जब हम बैलेंस शीट रेडी करते हैं, तो बैलेंस शीट रेडी करने के टाइम पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं। जब एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते हैं, ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको प्लस कर देते हैं, लॉस है तो माइनस कर देते हैं। तो ये सारी जब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी जो कैपिटल आ जाती है ये हमारी आती है क्लोजिंग कैपिटल, जिसको हम कॉलम में लिख भी देते हैं, है ना। तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, ड्राइंग का अमाउंट गिवन है, प्रॉफिट हमको पता नहीं है, बट ये क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है। तो हमने यहाँ पर यही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये इसी फॉर्मूले को ही मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में लिख लिया है, ऐसे लिख लिया है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो अमाउंट गिवन है इसके अंदर पुट कर देना, इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 25,000 रुपीज़। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर बनने वाला है वो हमारा बनने वाला है बी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। डेट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो हमारा जो इसमें आंसर रहेगा ये हमारा रहेगा लाइबिलिटीज़, यस लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108।
ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज़ ऐसी है जो रेडी करने की नीड नहीं होती? डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट ये तो एनजीओ रेडी करती ही है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करना जरूरी नहीं होता है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 109, पब्लिक एंटरप्राइजेज इज डिफाइंड एज, पब्लिक एंटरप्राइज को आप कैसे डिफाइंड कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली आप इसके ऑप्शंस स्टडी करके देख लेना एक बारी। तो ये ऑप्शन जब आप स्टडी कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिलने वाला है हमारा डी ऑप्शन, एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर डिफरेंट सेट ऑफ पब्लिक पर्पसेस। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 110, 110 नंबर क्वेश्चन है ये, इफ द शेयर्स ऑफ द 10 रुपीज ऑन विच द 8 रुपीज इज कॉल्ड एंड 6 रुपीज इज पेड, 10 रुपए का शेयर है जिसके ऊपर हमने 8 रुपए मांग लिए हैं, 6 रुपए हमने पे भी कर दिए और उसको हमने जब्त कर लिया। स्टेट व्हाट विच अमाउंट द शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड, हम कितने अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट करने वाले हैं? तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये देख लेना, जितना अमाउंट हमने अब तक मांग लिया होता है, शेयर जब्त कर रहे हैं तो जितना अमाउंट हमने अब तक मांगा है उतने रुपए से ही हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर उतना ही हमको अमाउंट क्या करना है, डेबिट करना है। तो अल्टीमेटली हमने 8 रुपये मांगे थे अब तक, तो जितने रुपये मांग लिए उतने ही शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बिजनेस यूनिट जनरेट द सब्सटैंशियल कैश सरप्लसेस ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट द हाई मार्केट शेयर? तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर आने वाला है बी ऑप्शन। इस ऑप्शन को थोड़ा देख लेना, कोई मुझे मिस्टेक भी लग रही है यहाँ पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112, इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या देखना है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट इफेक्ट द फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें से कुछ ऐसा है जो फंड फ्लो स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करने वाला। तो हमारा आंसर जो बनेगा इसमें रहेगा हमारा परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर आपने घर के लिए कंप्यूटर यूज़ किया है, खरीदा है, तो उसके लिए हमें क्या मतलब है, वो फंड फ्लो को क्यों हिलाएगा, फंड फ्लो को क्यों इफेक्ट करेगा? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 113, इस क्वेश्चन के अंदर हमको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है, इसके अंदर हमको क्या करना है, इसको हमें मैच करना है। जैसे गुडविल ऑफ ए कंपनी है, ओवरड्राफ्ट है, प्रीमियम एक्सपेंसेस हैं, प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ द शेयर्स हैं। लिस्ट 2 के अंदर हमारे पास करंट लायबिलिटीज है, इंटेंजिबल एसेट्स है, रिजर्व एंड सरप्लसेस हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं। तो इसके अंदर हमारी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को चेक कर लेना। तो जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होती है। गुडविल ऑफ ए कंपनी क्या होती है, ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो ए का दूसरा, दूसरे का पहला, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर ए मैच होना स्टार्ट हो जाएगा, या अल्टीमेटली आप स्टडी करके देखोगे तो तब भी आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 114, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, कंट्रोलिंग जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? रियलिटी में हम आगे की ओर भी देखते हैं, पीछे की ओर भी देखते हैं। कंट्रोलिंग के चैप्टर में देखेंगे तो कंट्रोलिंग के चैप्टर के अंदर आपको कंट्रोलिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने को भी मिलती है, तो वहां पर भी आप देखना, कंट्रोलिंग आगे देखना भी होता है और पीछे देखना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, हमारे पास डेटर्स दिए हुए हैं 80,000 के, बैड डेट्स है हमारे पास 2,000 का, प्रोविज़न है हमारे पास 4,000 रुपये के, और हमको 1,000 रुपये का प्रोविज़न मेंटेन भी करना है। हमको ये बताना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट या फिर क्रेडिट होगा। स्टेटमेंट को ध्यान से देख लो। डेटर्स है हमारे पास 80,000 के, बैड डेट्स पहले से हमारे पास 2,000 रुपये हैं, हमारे पास ओल्ड प्रोविज़न भी हमको दिया हुआ है 4,000 रुपये का, 1,000 रुपये का प्रोविज़न हमको अभी भी मेंटेन करना है। हमको ये बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट डेबिट होगा या फिर कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सोल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाते हैं और ऐसे लिखते हैं, बैड डेट्स लिख लिया, न्यू प्रोविजन लिख लिया, तो टोटल कितना हो गया ये 3,000। ओल्ड प्रोविजन हमारे पास दिया हुआ है 4,000 रुपये। अब 3,000 रुपये में से अगर आप 4,000 को करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1,000 आएगा। अब माइनस का 1,000 आप डेबिट में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लो यहां पर 4,000 होता और यहां पर आपका 3,000 होता, फिर तो आप 1,000 रुपये लिख देते। बट यहां पर सिचुएशन अभी उल्टी पड़ रही है, क्योंकि यहां पर हमारे पास कितना आ रहा है, बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को मिलाकर हमारे पास कितना आ रहा है 3,000।
ओल्ड प्रोविजन हमारे पास है 4000, तो माइनस का 1000 रुपये आप डेबिट साइड में नहीं लिख सकते। तो मतलब जब आपका माइनस आंसर आ रहा हो तो हमको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ही चले जाना चाहिए। तो सबसे पहले वहां पे लिख लो आप ओल्ड प्रोविजन, फिर लिख लीजिए बैड डेट्स, फिर लिख लीजिए जो आपका न्यू प्रोविजन उन्होंने मेंटेन करने के लिए बोला था। तो 1000 रुपये अल्टीमेटली आपका आंसर प्लस में ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने एंट्री कहां पे की है, क्रेडिट साइड में की है। तो क्रेडिट साइड के अंदर हमने कितना लिखा, 1000 रुपीज लिखा। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर हमको 1000 रुपीज राइट करना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि बिल्स के अंदर जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसके अंदर हम कितने डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं। डेज ऑफ ग्रेस कितने ऐड करते हैं, अल्टीमेटली डेज ऑफ ग्रेस के बारे में हमको पहले से पता भी है, 3 डेज ऑफ ग्रेस हम ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो गोल होता है वो क्या होता है, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, on admission of a new partner increases in the value of assets is debited to। तो जब भी हमारा न्यू पार्टनर का आता है तो अगर हमारी एसेट्स की इंक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ पे डेबिट करते हैं, ये सारा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। ये हमारा डेबिट होने वाला है एसेट्स अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इन द लेजर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द जर्नल। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर बनेगा इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। यस, पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस इज ए पार्ट ऑफ। तो ये बनेंगे हमारा प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन इसको हम बोलते हैं। एक्टिविटीज़ के बेस पर, प्रोडक्ट के बेस पर हम पूरे मतलब पूरी फर्म को हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट के बेस पर प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन करना। मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक कार भी बनानी है, हमको स्कूटर भी बनाना है, तो हमारा कार का डिपार्टमेंट अलग होगा, स्कूटर का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो हमने एक्टिविटीज़ के बेस पर खुद को हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द पेई, नो, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, यस। ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कौन राइट करता है, ये क्रेडिटर्स राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग्स एरर्स विल बी रेक्टिफाइड थ्रू द सस्पेंस अकाउंट। इसमें से कौन कौन सी एरर्स है जो सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से हम क्या हैंडल कर सकते हैं। तो यही आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट है, इसको हमने 1000 रुपये कम लिख दिया है, इसको हम सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से ही सही करने वाले हैं। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 123, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्टेड बाय। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी है, किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ये होते हैं हमारे शेयर होल्डर के थ्रू। आगे देखिए, हमको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 के अंदर मोनो है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है। लिस्ट 2 के अंदर हमारे पास क्या है, प्राइस टेकर है, होमोजेनियस प्रोडक्ट प्राइस मेकर, हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट प्राइस रिजिडिटी है। तो इसके अंदर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आप मैच करके देख लेना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा ए ऑप्शन। यस, ए ऑप्शन, मतलब मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, इनको सामने से मैच कर लेना। उसकी क्या क्या खास बात है वो मैच करते आपके पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 125, इन इंडिया द कॉमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय। क्वेश्चन नंबर 125, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। हमको बताना है कि इसमें से बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा है, नहीं है। यस, टू नो द नंबर ऑफ वर्कर्स, यही नहीं है। हमको वर्कर्स के बारे में थोड़ी ना पता लगाना होता है, हमको प्रॉफिट और लॉस का भी रीज़न होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का भी हमारी रीज़न होता है, कैश पोजीशन भी हमारा रीज़न होता है, बट वर्कर्स के बारे में पता लगाना ये हमारा रीज़न बुक कीपिंग का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 127, ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड इज नोन एज। तो इसका आंसर हमारा होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फ्लोइंग इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है हमारे पास, तो ये कह सकते हैं ये ऑप्शन। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 129, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45,000, सेल प्राइस 40,000। हमारा इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, हमारे पास मशीन थी जिसको हमने खरीदा था 1 लाख रुपए में, 45,000 का डेप्रिसिएशन था,
तो 1 लाख रुपए की चीज़ के ऊपर 45,000 का तो डेप्रिसिएशन था, बाकी चीज़ कितनी रह गई थी 55,000 की। अब 55,000 रुपए की चीज़ अगर आप 40 के अंदर सेल करोगे तो अल्टीमेटली आपको 15,000 रुपए का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130। In the district form under the section 10 to 15 of the Consumer Protection Act 1983, who shall be the president? तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा, ए पर्सन who is or has been or is qualified to become district judge। कुछ चेंजेस हुए हैं तो देख लेना, क्योंकि हमारे पास एक्ट नया आ चुका है अभी। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी? तो इसमें से बिजनेस की एक्टिविटीज कौन सी नहीं है, सैलरी और वेजेस की बात करेंगे यहाँ पर हम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, On receiving the return goods from the buyer, the seller set credit note. Yes, credit note हम भेजते हैं। When preparing a bank reconciliation statement, if you start with an overdraft of the passbook, then check deposited but not yet cleared are, it will be deducted. Yes, ये हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का टॉपिक है, BRS जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। और BRS की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड भी की हुई है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के नेम से। आगे देखिए हमारा, कंटीजेंसी अप्रोच टू लीडरशिप वाज द गिवन बाय, ये हमारा फिडलर। आगे देखिए हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट गिवन बाय द टेलर? इसमें से कोई एक ऐसा प्रिंसिपल है जो टेलर ने नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा बनेगा सी। यस, सी ऑप्शन, क्योंकि बाकी के तीनों चीजें टेलर के ही प्रिंसिपल्स में ही है। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस? इसमें से कुछ ऐसा है जो रिजर्व सरप्लस के हेड में शो नहीं होता है, दैट इज प्रोविजन फॉर द बैड डेट्स। प्रोविजन तो हम बैड डेट्स के भी शो करते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When a firm maintains a कैश बुक इट डज नॉट नीड नॉट टू मेंटेन। तो जब हम कोई कैश बुक को मेंटेन कर ही लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि हमको कैश अकाउंट को मेंटेन करने की नीड नहीं होती है। यस, बैंक कैन कैश अकाउंट द लेजर, तो क्योंकि कैश बुक के अंदर ही बैंक का कॉलम भी आ जाता है, कैश का कॉलम भी आ जाता है, तो जब आप कैश बुक रख लेते हो तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट आपको लेजर में नहीं बनाने होते, क्योंकि कैश बुक ही वही काम कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डज नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द मैनेजमेंट? तो इसमें से हमको देखना है, हमारा आंसर होगा हमारा ये डी। एंटरप्रेन्योरशिप इज वंस फॉर ऑल एक्टिविटीज, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक बार पैदा होने वाली एक्टिविटी है, एक ही बार होती है, जबकि मैनेजमेंट हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट था जो दिखा रही है बीच में, एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट को लेकर बता रहा था आपको। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू। इसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसको रेफर करती है? ये हमारा रहेगा कॉस्ट फॉरगन इन द फेवर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर प्रोडक्ट। यस, मान लीजिए आपको कहीं पर मिलने वाला है 4,000 रुपये, फिर दूसरी जगह आपको मिलने वाला है 3,000, आप 3,000 को पाने के लिए 4,000 वाली इनकम को छोड़ देते हो, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक को पाने के लिए दूसरे को जो आपने छोड़ा, जो आपने छोड़ा है ना, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 140, X company limited purchase assets worth the 25,80,000. It issued debentures of the 100 each as a discount of the 4% in the full settlement of the purchase consideration. The number of the debenture issued to vendor is, इसका आंसर रियलिटी में 30,000 बनेगा, बट यहाँ पर हमको ये चेंज करना पड़ेगा। ये कितना बन जाएगा? ये 28,80,000। 28,80,000 रुपये को अगर आप 96 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर फिर ही बनेगा 30,000। अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर गलत में ही काउंट करने वाला हूँ मैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी परचेज की है 28,80,000 रुपये की, 100 रुपये का डिवेंचर मैं उनको दे रहा हूँ, बट 4% डिस्काउंट के ऊपर, तो ये 96 रुपये। तो 28,80,000 रुपये को आप 96 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास 30,000 डिवेंचर्स आपने उसको इशू करने हैं। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज शोन एज। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को कहाँ पे शो करेंगे? ये रियलिटी में हमारी एसेट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज चेंज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ? तो हमारा बनेगा ये नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? इसमें से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट है? ये सी। आगे देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज। प्रीपेड एक्सपेंसेस रियलिटी में हमारे क्या होते हैं? हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं रियलिटी में, ये तो हमारी एसेट्स होती है, बट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने आपको आंसर गलत दिया हो तो थोड़ा सा चेक कर लेना। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम रियलिटी में पे कर देते हैं, हमारी रियलिटी में एसेट्स होती हैं।
आगे देखिए, ए कंप्लेंट कैन बी मेड टू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अंडर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2016 का है, उस टाइम इसकी लिमिट कम थी, बट आई थिंक अब इसकी लिमिट बढ़ चुकी है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कंप्लेन करने की। ये भी 20 लाख रुपए आई थिंक इसका आंसर बनना चाहिए। अदरवाइज जो भी चेंजेस हैं आप सर्च करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम क्या रेडी करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन तो भाई रट्टा ही मार लेना, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हो रहा है बार बार ये। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट है। तो इन्होंने करेक्शन के नाम पर इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है सी, तो देख लेना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आगे देखिए क्वेश्चन, इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोज इट। हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, वन मैन वन वोट, क्योंकि एक पर्सन को एक ही वोट देने का अधिकार होता है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द इज नॉट ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कौन सी बैरियर इसमें से नहीं है, तो ये कलर डिस्क्रिमिनेशन। बाकी तो सारी रहती है, भाई कलर को डिस्क्रिमिनेट करना ये कम्युनिकेशन की बैरियर थोड़ी ना है, कम्युनिकेशन की बाधा अवरोध थोड़ी ना है। आगे देखिए, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इफ द गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट इट शुड बी द रिटर्न ऑफ फॉर दिस कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर। जो पार्टनर हम रिटायरमेंट कर रहे हैं और जो गुडविल हमको फर्म में दिख रही है बैलेंस शीट के अंदर, इसको रिटर्न ऑफ कौन होता है, फॉर दिस कैपिटल अकाउंट द ऑल पार्टनर आर। तो जितने भी पार्टनर्स उनके कैपिटल अकाउंट्स को हमको क्या करना है, ये हमको क्या करना होगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, क्योंकि नए पार्टनर को हमको पे करनी होती है। तो ऑप्शन बनेगा हमारा डी। तो आपको लगता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन मैंने गलत आंसर दिया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा पेपर हुआ था 2017 में, एस्टेट का है ये। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक माइनर पर्सन है जिसका नेम भी ए ही है, वो 10,000 रुपये का लोन लेता है बी से जब वो माइनर था। अब जब वो मेजोरिटी में आ गया तो उसने बी से फिर एक लोन और लिया है 10,000 रुपये का। मतलब माइनर था तब तो उसने 10,000 का लोन लिया ही हुआ था, जब वो माइनर नहीं रहा था तब उसने एक लोन 10,000 रुपये का और लोन लिया। तो और बी ने लोन दे भी दिया। लोन देने के बाद ए ने क्या किया, बी को एक प्रोमिसरी नोट दिया है, कितने रुपए का, 20,000 रुपये का। मतलब 20,000 रुपीज़ का हमने प्रोमिसरी नोट उससे ले लिया है दोनों के दोनों लोन्स के बदले में। तो हमको ये बताना है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है, इलीगल एग्रीमेंट है या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट हम इसको कह सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मैनेजमेंट रोल अप्रोच डेवलप्ड बाय, जो मैनेजमेंट रोल जो अप्रोच है ये किसने दी है। हमारे पास चारों के चारों पर्सन्स के नेम दिए हुए हैं, बट हम अपना डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, डेट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग एसेट इज नॉट डेप्रिसिएटेड। इसमें से चारों में से कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। सिंपल सी बात है, लैंड। लैंड के ऊपर मतलब खाली जो ज़मीन होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं लगता है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो हमारे इसी चैनल पर वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर ऑफ मैकिन्सेस 7S फ्रेमवर्क। तो इसमें से हमको बताना है, तो ये हमारा जो आंसर इसमें से रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा बी, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। अकॉर्डिंग टू द हॉट स्टोव रूल, यस द हॉट स्टोव रूल, ये डगलास मैकग्रेगर ए साउंड डिस्प्ले सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है। हमारे पास चारों ऑप्शन है, बट हम अपने सीधा डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं, दैट इज सी, ये इंक्लूड इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये बनेगी हमारी, यस इन्होंने MBO का नेम बोला ही हुआ था, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, यही हमको बताना था। रियलिटी में MBO क्या है, MBO की फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 97। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ
एबल्स बिजनेस डेफिनेशन। तो इसके अंदर अगर देखें तो हमारा जो आंसर बनेगा हमारा बनेगा बी, यस, रिटेलर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज 2 and 9 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स डिफरेंस फ्रॉम मीन इज 0.4115। तो डेफिनेटली ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार सोल्व करके देख लेना, बट मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ इन एसएससी के अकॉर्डिंग। ये हमारा जो आंसर है ये बनेगा ए, यस, ये हमारा आंसर बनेगा ए, 6.05। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, 5000 स्टूडेंट्स वर अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। 5000 बच्चे के एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हुए हैं। जो मीन मार्क्स है बच्चों का वो है पड़ा 39.5% विद स्टैंडर्ड डेविएशन 12.5%। एज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, हम डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल मान के चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू रिकॉर्ड मोर देन द 60% मार्क, हमको बताने हैं कि वो बच्चे कितने हैं जिन्होंने 60% से ज़्यादा नंबर लिए हैं। सम एरियाज ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व आज गिवन बिलो, हमारे पास जेड की टेबल और ए की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्टैट के बेस पर सोल्व करके देख लेना एक बारी, बट मैं आपको आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका जो आंसर बनेगा हमारा बी बनेगा, यस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी गिवन है, R इज इक्वल टू 0.98। हमारे पास ये वैल्यू y के रिगार्डिंग भी दी हुई है, और कोवेरिएंस ऑफ x एंड y दिया हुआ है 60.7। हमको स्टैंडर्ड डेविएशन किसका फाइंड आउट करना है, x का हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगा के देख लेना, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय हमको फॉर्मूला लगवाना होता है समेशन डी एक्स स्क्वायर का अंडर द रूट समेशन डी वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो भी हो आप अप्लाई करके देख लेना। अदरवाइज स्टैट का ये चैप्टर है कोरिलेशन का, उसमें आप जाएंगे तो आपको कार्ल पियर्सन्स के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग पुट करके देख लेना, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो जब आप आंसर देखेंगे तो ये हमारा आएगा 7.70। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर इंटरवल इन जीरो ओरिजिन आर साइमल्टेनियसली प्रोसेस्ड बाय। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा इसको हम बोलेंगे रेशो स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो डिफाइन मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द रिजल्ट थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो ये हमारा आंसर बनेगा सी, यस, सी बनेगा। तो आगे देखिए, मैच द आइटम ऑफ द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 एंड द चूज द करेक्ट आंसर। हमारे पास दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आप मैच करके देख लेना। हमारे पास 4 ऑप्शंस दोनों तरफ दिए हुए हैं। कुछ यहाँ पर जब आप आंसर मैच करके देखोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर जो बनने वाला है वो बनने वाला है हमारा ए ऑप्शन। क्या बनने वाला है, ए ऑप्शन। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 104। एक कंपनी के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं 90,000 रुपीज़, सेल है 3 लाख रुपए की, प्रॉफिट है 60,000 रुपए का। हमको कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा, अगर आप सोल्व करके देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर, तो डेफिनेटली आंसर बनेगा हमारा ए, यस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इसमें से क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये इन्होंने आंसर बताया हुआ है, तो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 106, श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड issued 10,000 10 years 8% debenture of 100 each at a discount of 4%. Under the terms of the debenture trust, these debentures are to be redeemed after 10 years at the 5% premium. ये हमको रिडीम करने हैं 10 साल के बाद, बट 5% प्रीमियम के साथ। दो जो कॉस्ट ऑफ इशू है, जब हमने डिबेंचर इशू किए हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 2% है। एज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स एट 50%, आप ये मानकर चलिए कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो है 50%। हमको बताना है बिफोर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। डेट ऑफ कैपिटल की बिफोर एंड आफ्टर टैक्स की कॉस्ट क्या आने वाली है। इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व करके देख लेना, बट मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। आंसर हमारा रहेगा ए,
9.15% एंड 4.575% रिस्पेक्टिवली, क्योंकि इन्होंने दोनों पूछा हुआ था बिफोर एंड आफ्टर वाला। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 107, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन ए कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज, जो कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर जो मेंबर्स होती हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, वो लिमिटेड होती है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक कॉन्ट्रैक्ट है एक कंपनी और इसके मेंबर्स के बीच में। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल, हमको इसमें से देखना है कि कौन कौन से ये इसमें से लीडरशिप स्टाइल है, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और ऑटोक्रेटिक, मोटिवेटिंग, डेलीगेटिंग। तो इसमें से बताना है कि इसमें से हमारे कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल हैं। तो इसमें से हमारा जो आंसर बनेगा हमारा बनेगा वो सी, यस सी। तो सी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा इसमें टेलिंग है, सेलिंग है, पार्टिसिपेटिंग है एंड डेलीगेटिंग है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 110, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज टू assist the socio-economic development of poor nations by providing soft loan। yes, ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, बट बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। असिस्ट द फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग हार्ड लोन, हार्ड लोन तो हम नहीं देंगे। सी देखिए, असिस्ट द फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द डेवलप्ड नेशन, तो डेवलप्ड नेशंस को देने का भी क्या फायदा। डी देखिए, असिस्ट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस लाइक जापान एंड चाइना, नो नो नो। तो हमारा डेफिनेटली हमारा जो आंसर बनने वाला है वो हमारा ए बनने वाला है, मतलब हम सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करते हैं पुअर नेशंस को। चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज ए रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज नोन एज, दैट इज पर्सनैलिटी। यस, डी पर्सनैलिटी। A theory of motivation that is concerned with the beneficial effects of the intrinsic motivation and the harmful effect of extrinsic motivation is termed as। तो इसमें जो हमारा आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। पर्सनैलिटी की थ्योरी और ये मोटिवेशन की थ्योरी भी मैंने एक प्लेलिस्ट में डाली हुई है। इस प्लेलिस्ट का नाम है MCOB और कुछ टॉपिक्स और भी हैं जो फर्दर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। 11th 12th के अकाउंट्स की, बिजनेस की प्लेलिस्ट है, MCOB की प्लेलिस्ट है, कॉमर्स पावर कैप्सूल्स की प्लेलिस्ट है, आप उनमें भी देख सकते हैं। आगे देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 13, एक बॉक्स के अंदर 5 वाइट बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। हम इसमें से 3 बॉल्स निकालते हैं रैंडम बेसिस पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर, हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सारी ब्लैक हैं या सारी वाइट हैं या 2 बॉल्स आर द वाइट एंड द 1 इज द ब्लैक। तो इसका आंसर आप प्रोबेबिलिटी के बेस पर आप सोल्व करके एक बार देख लेना, बट मैं आपको आंसर इसका बता देता हूं। आंसर हमारा बनेगा बी, यस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल शुड रिक्वायर 120 kg रॉ मटेरियल एट 6 रुपीज पर kg ऑन कंप्लीशन। मतलब जब हमारा टास्क कंप्लीट हुआ है तो हमको पता लगा कि चाहिए तो था 120 किलो, बट हमारा रॉ मटेरियल जो लगा है वो लगा है 110 किलो। 7 रुपये के हिसाब से लगना कितना चाहिए था, 120 किलो 6 रुपये के हिसाब से लगा कितना, 110 किलो लगा, बट कॉस्ट कितनी लग गई, 7 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो हमको इसमें से बताना है मटेरियल कॉस्ट, हमको बताना है प्राइस और बताना है यूजेस वेरिएंस। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी पिछले वाली वीडियोस में भी सोल्व किए हैं, तो आप थोड़ा सा इसको चेक करके देख लेना, सोल्व करके देख लेना। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं, वो हमारा बनेगा बी, यस बी। नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस फॉर अप्लाइंग 2000 शेयर्स। हमारे पास 2000 शेयर्स थे, इसके लिए हमने एप्लीकेशन मंगवाई थी, बट एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई हैं 3000 शेयर्स के लिए। तो इसमें से हमने ऐसा लगा लो कि 600 एप्लीकेशंस वालों का तो पैसा लौटा दिया, बाकी के हमने 2400 अप्लाई करने वालों को 2000 शेयर्स दे दिए हैं। यस, तो मतलब हमारे पास शेयर्स हैं 2000, फॉर्म आ गए हमारे पास 3000 के लिए। हमने क्या किया, 600 लोगों को तो पैसा रिटर्न कर दिया, बाकी के जो इन्होंने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 2000 शेयर्स दे दिए हैं। अब हमको ये देखना है कि एक पर्सन है जिसको 40 शेयर्स अलॉट हुए हैं, हमको ये बताना है कि जिसको 40 शेयर्स अलॉट हुए हैं उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करके देखेंगे तो ऐसे आने वाला है।
तो 2000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं कितने लोगों को, जिन्होंने 2400 एप्लीकेशन लगाई हैं। तो जिस पर्सन को मैंने 40 शेयर्स अलॉट किए हैं तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करके देख लेना, 2400 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई 40। तो उसने, विवेक ने अप्लाई किया होगा 48 शेयर्स के लिए। यस, सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन लगाई है। जिनको हमने 2000 शेयर्स दिए हैं उन्होंने अप्लाई किया था 2400 के लिए, जिसको हमने 40 शेयर्स अलॉट किए हैं उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा। इस इक्वेशन को सोल्व करके देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि उसने अप्लाई किया है 48 शेयर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 115 का हमारा आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। यस, सी ऑप्शन हमारा बनने वाला है। यस, सी ऑप्शन बनने वाला है हमारा 48 शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, विच वन इज द मेरिट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें से हमको बताना है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की कौन सी मेरिट है, कौन सा फायदा है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लैक ऑफ सिक्रेसी, स्पेकुलेशन इन शेयर्स एंड लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क। तो इसका आंसर सिंपल सा आने वाला है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के जब भी हम शेयर्स लेते हैं या देते हैं तो उसका जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मेरिट है, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हमारा आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117, द ग्रेसनियस थ्योरीज ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल वाज प्रपोज्ड बाय। जो हमारे पास ये जो थ्योरी है ये किसने दिए है, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है, तो हमारा पूरा का पूरा नेम इसका बनेगा, इस थ्योरी होल्डर का VA है ना। ग्रेसनियस इसका कंप्लीट नेम एक बार अच्छे से देख लेना। हो सकता है कि मैं भी अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, बट इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, इन विच ईयर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इनेक्टेड। तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हाट विल बी जर्नल एंट्री व्हेन द फर्म रियलाइजेज ओनली 75,000 रुपीज ऑन एन एसेट ऑफ 80,000। हमारी प्रॉपर्टी तो थी 80,000 रुपए की, बट जब हमने उसको सेल किया तो हमको रिसीव हुए सिर्फ 75,000 रुपए। और हमने इस चैप्टर के अंदर देखा भी है, हमारे पास कोई लॉस की एंट्री तो हमको करनी नहीं होती, हमको डायरेक्ट एंट्री करनी होती है। तो डायरेक्ट एंट्री जब आप करोगे तो ये वाली एंट्री हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम चले जाते हैं, क्रेडिट साइड में जाकर हम क्या लिख देते हैं, बाय कैश अकाउंट। कितना लिखेंगे, 75,000 रुपीज़। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा A। अदरवाइज आप चैप्टर के अंदर जाएंगे तब भी आप इसको डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं कि ये एंट्री आखिर क्यों हुई है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 120, 120 नंबर क्वेश्चन है, गिवन पैराडॉक्स अकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज। यस, ये कब पैदा होता है, जब इनकम इफेक्ट कौन सा होता है, जब इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर बनेगा D। आगे देखिए, goods purchased from the Ram 10,000 has been posted as 1,000 to his personal account, with what amount the error will be rectified in his account। तो हमने 10,000 की गुड्स परचेज की थी, 1,000 रुपये तो हमने उसके पर्सनल अकाउंट में लिख ही दिए हैं, बाकी कितने का अमाउंट लिखने वाले हैं, बाकी अमाउंट जो हमको उसके अकाउंट में लिखना है वो हमको लिखना है 9,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, calculate the current ratio when working capital is 15,000, total liabilities is 32,500 and the long term liabilities is 25,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ध्यान से देखिए, वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल लाइबिलिटीज गिवन है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज गिवन है। तो इन तीनों अमाउंट्स की हेल्प से हमको क्या फाइंड आउट करना है, करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज गिवन है, इस टोटल लाइबिलिटीज में से आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, 32,500, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 25,000, तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट आ गया 7,500। अब वर्किंग कैपिटल क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दो आप, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट 15,000 गिवन है, करंट एसेट्स हमको पता नहीं है, करंट लाइबिलिटीज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से करंट एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट कर दीजिए। यस, इस पूरे फॉर्मूले में से हमने ये क्या निकाला, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमारी निकल जाएगी, करंट एसेट्स हमारी पास आ जाएगी 22,500। करंट रेशो का फॉर्मूला लगा दीजिए, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये अमाउंट आप पुट कर देना तो हमारे पास क्या आ गया, 3:1।
तो हमारा 122 इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, 3:1। हम एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट कर ली। अब करंट लायबिलिटीज की हेल्प से मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला के अंदर वर्किंग कैपिटल की गिवन थी, करंट लायबिलिटीज भी पुट कर दी। करंट लायबिलिटीज हम यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, तो हमारे पास आ गई करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स तो हमको चाहिए ही थी, क्योंकि फॉर्मूला हमारा करंट रेशो का है। करंट रेशो के अंदर हमें करंट एसेट्स चाहिए, करंट लायबिलिटीज हम ये फाइंड आउट कर चुके थे। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, अमाउंट पुट कर देना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली हमारा क्या बनने वाला है, डी। यस, डी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अमंग द एजम्पशन ऑफ द मोदिग्लियन एंड मिलर मॉडल। तो इसमें से हमको बताना है, तो हमारा ये बनेगा डिविडेंड पे रेशियो टू बी 50%, ऐसा कुछ था ही नहीं इसके अंदर, तो डेफिनेटली यही आंसर है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, एजम्पशन कौन सी नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ए बिजनेस विच हैज ए हाई ग्रोथ रेट बट ए वीक मार्केट शेयर इज रेफर्ड टू एस ए। तो इसके अंदर जो हमारा बनेगा, ये हमारा बनेगा 124 का सी ऑप्शन। यस, ये आप देख लेना एक बारी, सी ऑप्शन बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125 डैश इज एन elaborate time consuming practice of the having managers justifying activities and cost as if they were being undertaken for the first time। तो इसका जो हमारा बनेगा दैट इज जीरो बेस बजटिंग, क्योंकि ये बजट हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं जिसका बेस हमारा जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द फ्लोइंग डेटा। हमारे पास 4 आइटम गिवन है, 10, 15, 20, 25। इन चारों आइटम्स के बेस पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। हमारे पास x की वैल्यू गिवन है 10, 15, 20, 25। हमने क्या किया, x का रेसिप्रोकल कर लिया, तो 10 को हमने क्या लिख दिया, 1 डिवाइडेड बाय 10, 15 को ये भी, 20 को देखिए 1 डिवाइडेड बाय 120, और 25 को भी हमने क्या लिख दिया, 1 डिवाइडेड बाय 25। और ये वाली जो पूरी की पूरी सीरीज थी इसका मैंने टोटल कर दिया, तो मैंने पॉइंट्स में ही सीधा लिख दिया है 0.256। आगे देखिए क्या हुआ, हार्मोनिक मीन का हमने फार्मूला लगा दिया। हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला क्या बनता है, n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x का रेसिप्रोकल। मतलब ये वाली आइटम को हम क्या कह सकते हैं, ये इस सीरीज का टोटल है ये। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी थी हमारे पास, 4, क्योंकि हमारे पास कितनी आइटम थी, 10, 15, 20, 25, टोटल 4 आइटम। 4 आइटम्स डिवाइडेड बाय ये वाला आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.6 या 15.5 आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनने वाला है वो हमारा बी बनने वाला है। तो हार्मोनिक मीन का हमने यहाँ पे क्या किया है, हार्मोनिक मीन का हमने सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया, अमाउंट फिट किया, और हमारे पास आंसर आ गया 15.6। तो हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 127, NAFTA, ये एक 3 कंट्रीज़ के बीच का एग्रीमेंट है। हमको ये बताना है कि ये 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं हमारी, कनाडा, मैक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 128, नेगोशिएशन ऑफ द लेबर कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूनियन एंड द मैनेजमेंट इज रेफर्ड टू एस। ये हमारा बनेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक। यस, कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्वेश्चन नंबर 129, इन द मैनेजरियल ग्रिड, in managerial grid developed by the Blake and the Mountain, a manager who has the high consideration for the production but the little concern for the people is known as। ये हमारा पीछे वाली वीडियो में भी आया था। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 9.1 मैनेजमेंट। When we judge someone on the basis of our perception of the group to which he or she belongs, we are using the shortcut called। तो इसको हम कह सकते हैं स्टीरियोटाइपिंग। ये टॉपिक हमारा परसेप्शन वाले चैप्टर में स्टडी करने को मिलता है, पर्सनैलिटीज़ में भी कहीं ना कहीं टॉपिक्स हमारे स्टडी करने को मिलते हैं। तो ये MCOB के नेम से एक पूरी प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आप इस टाइप के टॉपिक्स को डीपली स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज कॉमर्स के छोटे छोटे टॉपिक्स भी मैंने एक प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नेम से प्लेलिस्ट है, उसमें 1-2 मिनट की वीडियोज़ हैं, शॉर्टकट वीडियोज़, वो देख कर भी आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 131। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर एम्प्लाइज। कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये हमारा आंसर बनेगा हमारा ए, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वेजेस रेट 30 रुपीज़ पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम है 6 आवर्स, एक्चुअल टाइम जो उन्होंने लिया है वो 4 घंटे का है। असर्टेन द टोटल अमाउंट ऑफ द बोनस एंड द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस अर्नड अंडर द रोवन प्लान। इस टाइप का क्वेश्चन भी पीछे वाली वीडियोस में हमारा आंसर आ चुका है, तो इसका आंसर जो बनेगा हमारा 160। आगे देखिए हमारा क्या है, ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन, तो इसका जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा आंसर बी, यस 133 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो फर्स्ट इम्पोज इनकम टैक्स ऑन इंडिया इन विच ईयर, इंडिया के ऊपर सबसे पहले इनकम टैक्स किसने लगाया था और कौन से ईयर में लगाया था, तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा बी, यस बी, सर जेम्स विल्सन 1860। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें से रिक्रूटमेंट का एक पार्ट नहीं है, सोर्स नहीं है, दैट इज सी, यस सी, इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू, ये हमारा बनेगा, इसमें से हमारा स्कीमिंग का इसमें से कोई भी पार्ट नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर बनने वाला है वो हमारा बनने वाला है डी, नन ऑफ द अबोव। आगे देखिए हमारा, ए मैन्युफैक्चरर बाय द सर्टन एसेंशियल स्पेयर्स फ्रॉम द आउटसाइड सप्लाईज एट द 40 रुपीज पर सेट, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट इज 45,000 सेट्स, द एनुअल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट in inventory is the 10% and the cost like rent, stationery, insurance, taxes, etc. per unit per year works to be a ₹1 cost of placing an order is rate 5, कैलकुलेटेड टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स। तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, बट आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है 2.43 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इसमें से एक ऐसी लिमिटेशन है जो इन चारों में से लिमिटेशन वो नहीं है, तो हमारा वो बनेगा स्पीड। आगे देखिए हमारा, आइडेंटिफाइंग the one from the following which is not a type of de-equilibrium on the balance of payment of a country, तो इसमें जो हमारा बनेगा 139 का वो हमारा बनेगा डी, यस डी। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फोर्स इन द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, बायर्स, सप्लायर्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या इंडस्ट्री राइवलरी, तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सी, यस। आगे देखिए, इन द केस ऑफ प्राइस, क्वांटिटी एंड चेंज आर द रिप्रेजेंटेड बाय द रिस्पेक्टिव सिंबल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम किसको मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ये हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, ये हमारा बनेगा ये बी, यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस, तो ये हमारा फॉर्मूला है रियलिटी में बी, यस। ये फॉर्मूला आपने देखा भी होगा, हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर हम जब स्टडी करते हैं डिमांड का चैप्टर, इलास्टिसिटी डिमांड का चैप्टर, वहां पर हमको स्टडी करने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द सेम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर, ये जो बना था कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, तो जब हम बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम उसको मार्केट को सब डिवाइडेड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। आगे देखिए, इफ ए बिल इज एक्सेप्टेड ऑन 23 नवंबर 2016 फॉर द 2 months, व्हाट विल बी द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ द बिल। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम डिटो पहले भी आ चुका है, तब भी हमारा आंसर यही था, सी। आगे देखिए, विच वन इज ए प्रिंसिपल ऑफ द हेनरी फ्यूल, इसमें से बताना है कि हेनरी फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल इसमें है, बाकी की तो नहीं है, एक है, तो इसमें हमारा जो बनेगा वो बनेगा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यस। हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में से जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो आता है वो डिवीजन ऑफ वर्क का ही आता है, बाकी के तो 3 प्रिंसिपल नहीं है, ये इन्होंने पॉइंट इन्होंने ऐसे ही जानबूझकर बना के दे रखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल कंट्रोल। तो रियलिटी में जो हेनरी फ्यूल का इन चारों प्रिंसिपल से एक प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और आपको बता देता हूँ हेनरी फ्यूल के टोटल कितने प्रिंसिपल हैं, 14 प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट के उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 146,
In a firm, A and B shares profit in the ratio of 4:2. 3 admits C for the 2/7 share in the firm. C takes his share equally from the A and B. What will be the new profit sharing ratio between the partner? इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पहले से भी देख चुके हैं, तो आंसर हमारा बनेगा इसमें डी। यस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन द ईयर। तो एक्सिम बैंक इंडिया में सेटअप किया गया था, ये कौन से ईयर में सेटअप किया गया है? तो इसका आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। तो इसके अंदर हम कौन कौन सा परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट आने वाले हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। जब हमने कोई फर्नीचर परचेज किया है कैश में, तो फर्नीचर सिंपल सी बात है, हमारा एक टेंजिबल रियल के अंदर आएगा, और कैश भी देखा जाए तो रियल में आएगा। तो दोनों के दोनों आंसर हमारे रियल अकाउंट्स के हैं। यस, रियल अकाउंट्स के आंसर हैं ये। आगे देखिए, हमारा फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर्ड बाय। फाइनेंशियल लीवर को हम कैसे मेजर करते हैं? आंसर देगा हमारा बी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच। इसमें से हमको बताना है कि जो हमारा करेक्ट मैच कौन सा है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, तो जल्दी से आप देख लीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हमारा करेक्ट मैच कौन सा बनेगा। आप जो भी इसका आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बी या सी में से कोई एक करेक्ट आंसर है। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं डेफिनेटली आपको नहीं बताने वाला हूँ। तब तक आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।